नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज जब क्लास लगाने की बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर खुलेंगे। दिल्ली के बेस्ट शिक्षा मॉडल पर एक और खुलासा लेकर आपके लिए आया हूं। वो केजरीवाल मॉडल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपा, आज उसके बारे में बताऊंगा। शिक्षा के दिल्ली वर्सेस असम मॉडल का चैप्टर भी खोल रहा हूं, क्योंकि कई दिनों से देख रहा था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच शिक्षा मॉडल को लेकर ट्विटर पर बहस चल रही थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल बेटर नजर आ रहा है या असम का शिक्षा मॉडल। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बताऊंगा। इसके अलावा नोएडा ट्विन टावर के मलबे से भयंकर चीज निकली है, उसके बारे में बताऊंगा। साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी कैश रिकवरी का भी चैप्टर होगा। ऐप से ट्रेडिंग करने वालों को सावधान करने वाली क्लास। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों के एक साथ रिवीजन करके फिर खोलूंगा केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का चैप्टर। ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी और सर्वे हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट से 4 महीने में शाही ईदगाह के सर्वे पर फैसला करने के लिए कहा है। अब अगले 4 महीने के अंदर यह तय हो जाएगा कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा या नहीं। पाठशाला में मैं आपको मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा पूरा विवाद समझा चुका हूं और आगे भी हम आपको इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। झारखंड के दुमका में 17 साल की अंकिता का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। 23 अगस्त को शाहरुख नाम के लड़के ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे अंकिता की मौत हो गई। आरोपी शाहरुख पिछले 2 साल से अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता के बार बार मना करने के बाद 23 अगस्त को शाहरुख ने उसे आग के हवाले कर दिया। मरने से पहले अपने बयान में अंकिता ने कहा कि जैसे वो मर रही है वैसे ही आरोपी को सजा मिले। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुरादाबाद के एक घर में सामूहिक नमाज के मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि क्या भारत में अब मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या नमाज पढ़ने के लिए पुलिस और सरकार की इजाजत लेनी होगी? मुरादाबाद में सामूहिक नमाज का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में कई लोग एक घर में नमाज पढ़ रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिस घर में नमाज पढ़ी गई उसका मालिक फरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। विश्वास मत पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 75 साल में सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग टैक्स लगाते हैं और विधायक खरीदकर सरकारें गिराते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम केजरीवाल पर पलटवार किया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मामले को भटका रहे हैं। वो शराब नीति में घोटाले पर जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि घर वालों ने ही उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी जी कठोर होंगे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। बाढ़ और महंगाई से परेशान पाकिस्तान फिर से भारत से व्यापार करना चाहता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस बारे में आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और महंगाई के कारण भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोलेंगे। पाकिस्तान में इस दशक की सबसे भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम में भारी उछाल है। टमाटर 500 और प्याज 400 रुपए पर किलो बिक रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आई है। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले आज पर्दा हटाया गया। पिछले 2 साल से कोरोना पाबंदियों के चलते गणेश उत्सव साधारण तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार मुंबई समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी इस बार 31 अगस्त को है, जिसके बाद 11 दिनों तक यह उत्सव चलेगा। रिलायंस जियो जल्द ही देश में 5G सर्विस शुरू करने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम में मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रिलायंस 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G सेवाएं शुरू करने का प्लान है। मुकेश अंबानी का दावा है कि रिलायंस जियो 5G दुनिया की सबसे एडवांस 5G सर्विस होगी। मिशन मून पर जाने वाला नासा का शक्तिशाली आर्टेमिस 1 मिशन टल गया है। नासा के रॉकेट के 4 में से 1 इंजन में आई खराबी की वजह से लॉन्चिंग को टालना पड़ा। लॉन्चिंग से कुछ देर पहले जब आर्टेमिस 1 मिशन का फाइनल सर्वे किया जा रहा था, तभी वैज्ञानिकों ने इंजन में फ्यूल लीक और दरार को देखा, जिसके बाद लॉन्चिंग को टाल दिया गया। अब सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्चिंग की संभावना है। तो ये था दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। और अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का चैप्टर 2
और यह चैप्टर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जिस शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में बेस्ट बताते हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करके केजरीवाल अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं कि इनको तो भारत रत्न दे देना चाहिए, उस शिक्षा व्यवस्था का एक चैप्टर मैंने पहले खोला था, आज दूसरा चैप्टर खोल रहा हूं और आपको बताऊंगा कि राजधानी दिल्ली में ऐसा शिक्षा मॉडल है जहां हर स्कूल में साइंस पढ़ने का विकल्प ही नहीं है। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई स्कूल हैं जहां साइंस पढ़ने का विकल्प नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस मॉडल को दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल बताया जाता है, उस मॉडल के स्कूलों में बच्चों के लिए साइंस पढ़ना कितना मुश्किल है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एक स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी 2 स्कूल में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अब सबसे पहले समझिए कि आरटीआई में खुलासा क्या हुआ है। इसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आरटीआई के जरिए 2 सवाल पूछे गए थे। सवाल के जवाब क्या है जानने से पहले सवाल सुनिए। पहला सवाल था कि दिल्ली के कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है, और दूसरा सवाल था कि दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए। अब पहले सवाल का जवाब आपको देता हूं कि दिल्ली के कितने स्कूल में 11वीं और 12वीं में साइंस की पढ़ाई होती है। भाई, देश के अंदर ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि वो साइंस लें और उसके बाद जो है वो देश में आगे बढ़ें, देश में नाम करें, कुछ करें। तो दिल्ली मॉडल, दिल्ली में, और ये आपको बता रहा हूं 11वीं प्लस 12वीं, उसमें साइंस कितने स्कूल में, तो कुल स्कूल जो हैं 11वीं 12वीं के, वो बताया गया इस आरटीआई के मुताबिक कि 1047 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहां पर खुले हुए हैं दिल्ली के अंदर। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये दिल्ली के अंदर है, टोटल 1047। और सीनियर सेकेंडरी कितने हैं? सीनियर सेकेंडरी, माफ कीजिएगा, दिल्ली में कुल स्कूल हैं 1047 और सीनियर सेकेंडरी जो है, मतलब जहां 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है, इसको जरा सा ये यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी कितने हैं? उस सीनियर सेकेंडरी का आंकड़ा है 838 स्कूल है। जिन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाने वाले स्कूल वो कितने हैं दिल्ली के अंदर सीनियर सेकेंडरी? इन 838 में से वो आंकड़ा है मात्र 279 स्कूल का। 279 स्कूल 838 में से साइंस पढ़ाते हैं, यानी ये परसेंट हो गया करीब 33.29%, यानी करीब 33% स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। अब अगर दिल्ली में ज्यादातर बच्चे साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास साइंस के लिए स्कूल ही नहीं है, और यह दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। और जिन स्कूल्स में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, कॉमर्स पढ़ाने वाले स्कूल कितने हैं? वो है 674, 674, यानी करीब 66%। यानी साइंस पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प बेहद कम है। अगर वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं साइंस, 838 में से मात्र 289 स्कूल में साइंस पढ़ाया जा रहा है। मतलब हर स्कूल में साइंस पढ़ाने की व्यवस्था भी नहीं है कि आप साइंस और कॉमर्स में से चुन लें। अब इस आरटीआई से जो जवाब मिला उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दिल्ली में सबसे खराब स्थिति सेंट्रल दिल्ली के स्कूलों की है। सेंट्रल दिल्ली में कुल 31 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 4 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है, यानी सिर्फ 12% स्कूल में ही 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस की पढ़ाई होती है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल दिल्ली के 88% स्कूलों के पास 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस पढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है। 31 में से 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं और 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई होती है। बाकी 17 स्कूलों में 11वीं और 12वीं में ना तो साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही कॉमर्स की पढ़ाई होती है। सोचिए, सेंट्रल दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो हैं, लेकिन वहां के 45% स्कूल में
11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ना साइंस पढ़ने की सुविधा है ना कॉमर्स पढ़ने की सुविधा है। मतलब उनको मजबूरन आर्ट्स ही पढ़ना है क्योंकि विकल्प ही नहीं है। सवाल यह भी है कि जब दिल्ली सरकार दुनिया की बेस्ट शिक्षा देने का दावा करती है तो वहां के स्कूलों पर ऐसे खुलासे अचानक कैसे हुए? दरअसल यह अचानक नहीं हुआ है, यह सब 2017 में शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और याचिका में कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों में साइंस और कॉमर्स के विषयों के स्कूलों का आवंटन सही नहीं है। याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और बताया कि अभी 291 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है। कब बताया? 2017 में। माफ कीजिएगा, करीब 50 और स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई और शुरू की जाएगी। मतलब दिल्ली के सरकार ने कहा कि 291 स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है साइंस और कॉमर्स, 50 और ऐड करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी, लेकिन इस याचिका के 5 साल बाद यानी 2022 में दिल्ली में साइंस पढ़ाए जाने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ने के बदले और कम हो गई। जो पहले 291 थी वो अब घटकर 279 हो गई। यानी दिल्ली में 11वीं और 12वीं की क्लास में साइंस पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या 50 बढ़नी थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम 50 और स्कूल बढ़ाएंगे, 50 तो बढ़ाना छोड़िए और 12 कम हो गई। यह है दिल्ली में साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों का हाल। स्कूल ही नहीं है, कहां पढ़िएगा? अब आपको आरटीआई के दूसरे सवाल का जवाब बताता हूं। आरटीआई का दूसरा सवाल था कि दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए। तो इसका जवाब क्या मिला? 2015 से 2022 दिल्ली में नए स्कूल कितने खुले। इसका जवाब जो आरटीआई में दिया गया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यह भी नहीं है, लेकिन आरटीआई में जो जवाब है उसके मुताबिक फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच आरटीआई में जवाब है कि 63 नए स्कूल खोले गए। 63, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल के अंदर यानी 2020 तक, घोषणा पत्र में कितना था? घोषणा पत्र में वादा था 500 स्कूल खोलने का और वो भी 2020 तक खोल देने का। 2022 आ चुका है और मात्र 63 स्कूल खोले गए हैं। ये आरटीआई में जवाब दिया। यानी जो वादा किया था, ये वादा था 500 का और ये है 63, यानी 12% वादा पूरा हुआ है। सिर्फ 12%, वो भी 12% के करीब। आपको हूबहू वो लाइन पढ़कर सुनाता हूं जो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के 11वें पन्ने के 19वें पॉइंट में लिखा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएगी, जिसका मुख्य फोकस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पर होगा, जिससे दिल्ली के सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। अब आप बताइए, 500 स्कूल तो नहीं ही खुले, साइंस पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बताइए। इसी साल अप्रैल में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने सरकार से जवाब मांगा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बिना हेडमास्टर या प्रिंसिपल के क्यों चल रहे हैं। एनसीपीसीआर के मुताबिक, इसको सुनिए, ये एनसीपीसीआर का डेटा है। एनसीपीसीआर के मुताबिक दिल्ली के जो 1027 स्कूल हैं, ये दिल्ली का बता रहा हूं, उन 1027 स्कूलों में 203 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हेडमास्टर या एक्टिंग हेडमास्टर है या एक्टिंग हेडमास्टर एचएम कह लीजिए या प्रिंसिपल थे। 1027 स्कूल में से मात्र 203 स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल है, बाकी में प्रिंसिपल ही नहीं है। तो ये दिल्ली में जो आरटीआई के जरिए स्कूलों को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापा, ये नव भारत बताता है, ये पाठशाला में पता चलता है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर सीबीएसई की रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात जो हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था। फिर आरटीआई के जरिए भी दिल्ली सरकार के बेस्ट शिक्षा मॉडल होने के दावों पर सवाल उठे।
इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से असम और दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्विटर पर इस बात को लेकर भिड़ रहे हैं कि किसका शिक्षा मॉडल ज्यादा बेहतर है। दोनों मुख्यमंत्रियों के अपने अपने दावे हैं। आज हम पाठशाला में असम के शिक्षा मॉडल और दिल्ली के शिक्षा मॉडल के दावों का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असम और दिल्ली के स्कूलों में पीटीआर यानी प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कितने टीचर पर प्यूपिल टीचर रेशियो यानी एक टीचर पर कितने बच्चे हैं। भाई एक टीचर पर ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने में क्वालिटी में दिक्कत आएगी, एक टीचर पर कम बच्चे होंगे तो सब पर फोकस कर पाएगा, ज्यादा पढ़ा पाएगा। तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट है वो आपको बताता हूं, पहले दिल्ली और असम को लेकर। 2 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में पीटीआर के संबंध में जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके मुताबिक दिल्ली और असम में ओवरऑल पीटीआर क्या है वो आपके सामने रखता हूं। इधर रख देता हूं दिल्ली और इधर रख देता हूं असम। दिल्ली वर्सेस असम। प्राइमरी स्कूल में क्या हालत है, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। और एक बना देता हूं यहां नेशनल एवरेज, यह है राष्ट्रीय एवरेज क्या है। तो असम के अंदर एक टीचर पर 22 बच्चे हैं, एक टीचर 22 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में एक टीचर 33 बच्चों को पढ़ाता है और राष्ट्रीय औसत 27 का है। यानी असम में हर बच्चे पर टीचर को फोकस करने का मौका मिलता है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि वहां 22 बच्चे पढ़ाने हैं एक को। दिल्ली में यह आंकड़ा 33 का हो जाता है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब अगर बात करें अपर प्राइमरी यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक, इसमें अगर देखिएगा तो असम में एक टीचर 14 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में 6ठी से 8वीं के बीच एक टीचर पर 32 बच्चों को पढ़ाने का बोझ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 19 का है। तो यानी दिल्ली इस मामले में भी असम से पिछड़ता दिख रहा है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है। अब आते हैं सेकेंडरी स्कूल यानी 9वीं 10वीं। इसमें असम में जो प्यूपिल टीचर रेशियो है यानी एक टीचर 11 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में 9वीं 10वीं के 30 बच्चों को एक टीचर पर आश्रित रहना पड़ता है पढ़ने के लिए, और यहां भी राष्ट्रीय औसत 19 का है। यहां भी दिल्ली पिछड़ती दिख रही है। हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं, इसमें अगर देखिएगा तो असम में 11वीं 12वीं के 16 बच्चे एक टीचर से पढ़ते हैं। दिल्ली में यहां 19 बच्चों पर एक टीचर है और राष्ट्रीय औसत 27 का है। यानी 11वीं 12वीं में दिल्ली और असम दोनों राष्ट्रीय औसत से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन असम दिल्ली से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी असम जो है शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है उसमें दिल्ली से कहीं बेहतर है। यानी कम बच्चों पर एक शिक्षक असम में है, दिल्ली में ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक लगाया गया है, और यह दिल्ली का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। अब आपको यह बताता हूं कि दोनों राज्यों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, कितने शिक्षक तैनात हैं। सबसे पहले बात 1 से 8वीं तक के क्लास के स्कूलों की करते हैं। असम में शिक्षक के खाली पद, ये आपको बता रहा हूं 2020-21 का जो आंकड़ा अवेलेबल है। इसमें अगर आप देखिएगा असम और इधर कर देता हूं दिल्ली, ठीक है। असम में तय शिक्षक कितने हैं, तय शिक्षक के पद हैं कि कितने शिक्षक वहां पर हो सकते हैं, 1,82,198 पद हैं, जिसमें कितने शिक्षक तय शिक्षक पद, शिक्षक मौजूद मतलब कितने पद भरे हुए हैं असम के अंदर, इसमें से 1,68,981 पर टीचर मौजूद हैं। तो खाली कितने हो गए पद,
कितने शिक्षक और भर्ती हो सकते हैं? 13,217, यानी कितना परसेंटेज हो गया? 7.25% पद खाली। दिल्ली में 2020-21 का आंकड़ा क्या कहता है? कितने शिक्षक हो सकते हैं दिल्ली के अंदर? वो पद है 51,535 का। कितने शिक्षक मौजूद हैं? 47,247 शिक्षक दिल्ली के अंदर मौजूद हैं इन पदों पर। कितने खाली पद हैं? 4,288, यानी कितने प्रतिशत पद और जो है खाली हैं? वो 8.32%। यानी यहां भी असम जो है वो दिल्ली से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वहां ज्यादा शिक्षकों के पद भरे गए हैं और इसीलिए असम में कम छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद है। दिल्ली में चूंकि शिक्षक कम है, इसलिए हर शिक्षक को ज्यादा बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं। अब आपको बताता हूं सेकेंडरी स्कूल की बात करके, कि सेकेंडरी स्कूल की बात करें यानी 9वीं और 10वीं क्लास, इसमें असम के अंदर तय शिक्षक पद हैं 46,596 और 46,566 पद भरे हुए, यानी सिर्फ 30 पद खाली हैं। और दिल्ली में सेकेंडरी के लिए 13,734 पद हैं, 12,335 भरे हुए हैं, 1,399 पद अभी भी खाली हैं। यहां भी असम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हायर सेकेंडरी में यानी 11वीं 12वीं में असम में 25,468 पद हैं और 25,468 पद भरे हुए हैं शिक्षकों के, यानी 0 वैकेंसी है। जितने टीचर होने चाहिए उतने हैं। दिल्ली में तय शिक्षक पद है 16,489, 14,635 पद भरे हैं, 1,854 पद अभी भी यहां पर खाली हैं। यानी यहां पर भी दिल्ली असम से पिछड़ता दिखता है। अब आपको बताता हूं कि दिल्ली और असम में कितने सरकारी स्कूल हैं। साल 2020 में संसद में जो आंकड़ा रखा गया वो अगर आपको बताऊं, सरकारी स्कूल, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर लड़ रहे थे, आप आइए, मैं आपको बताता हूं, सब आपके सामने मैंने रख दिया। अब आपको कोई चिंता ही नहीं होगी कौन क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। असम, दिल्ली सरकारी स्कूल कितने हैं? असम में है 47,223 सरकारी स्कूल है, जबकि दिल्ली में 2,784 सरकारी स्कूल है। यह आंकड़ा भी आपके सामने है। स्कूलों में बच्चे कितना सीख पाते हैं और पढ़ाई की क्वालिटी के मामले में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक साल 2019-20 में 2019-20 यह है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कितनी शिक्षा की स्थिति बेहतर है। असम को कितने पॉइंट मिले? असम को मिले 150 पॉइंट। कितने में से? 180 में से। दिल्ली को कितने मिले इसमें क्वालिटी के मामले में? भाई वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल है, इसको मिले 124 पॉइंट 180 में से। और राष्ट्रीय औसत क्या है? नेशनल एवरेज NA, ये है 140 है 180 में से। तो दिल्ली राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है, 124 पर है, और असम राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में 150 है वहां पर। तो यहां भी असम जो है वो दिल्ली से बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। लेकिन असम के सरकारी शिक्षा मॉडल की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपती, दिल्ली वाले की छप जाती है। इस डोमेन के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट के भाषा और मैथ के नंबरों को देखा जाता है। जो इंडेक्स आपको बताया उसके बारे में बता रहा हूं। अब यह बताता हूं कि दोनों राज्य शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं। शिक्षा पर खर्च, भाई अभी तक यह क्लियर हो रहा है कि असम में टीचर ज्यादा हैं, दिल्ली में कम है। असम में परफॉर्मेंस बेटर है, दिल्ली में बेकार उससे कम है, कमतर है। और वहां पर पढ़ने की व्यवस्था भी बेहतर है। शिक्षा का बजट, अब इस पर आते हैं। शिक्षा का बजट 2022-23 के लिए आपको दिखा रहा हूं कि शिक्षा का बजट किसका कितना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि 2022-23 के लिए दिल्ली का शिक्षा बजट, दिल्ली का, इधर असम का कर देंगे। दिल्ली में 2022-23 में 15,507 करोड़, यानी
शिक्षा बजट कितना है? शिक्षा बजट है इनका 15,507 करोड़ दिल्ली का, यानी कुल बजट का 25%। क्योंकि कुल बजट कितना है दिल्ली का? दिल्ली का कुल बजट है 75,800 करोड़, उसका 25% शिक्षा मॉडल पे खर्च हो रहा है। ठीक है, अब असम का देखते हैं। असम का शिक्षा बजट कितना है? वो है 23,095 करोड़ का। यह है असम का शिक्षा बजट। कुल बजट का कितना प्रतिशत है? 19%। और कुल बजट कितना है इनका? कुल बजट इनका 1,17,751 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो दिल्ली अपने कुल बजट का 25% खर्च कर रही है और असम अपने कुल बजट का 19%। लेकिन चूंकि उनका बजट ज्यादा है तो इसलिए यह आंकड़ा भी बढ़ जाता है। लेकिन दिल्ली से कुछ परसेंट बजट कम खर्च के भी वहां शिक्षकों के पद भरे हुए हैं, वहां स्कूलों में जो है वो छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मौजूद हैं। असम और दिल्ली का एजुकेशन का ये मॉडल है। हो सकता है कि कई पैरामीटर पर दिल्ली कई राज्यों से शिक्षा के मामले में बेहतर हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सियासी मार्केटिंग होती है वो आपको समझा रहा था कि अगर आप असम से उसको कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आता है कि वहां पर स्थिति दिल्ली से बेहतर नजर आती है। बावजूद इसके पूरे देश में बोला जाता है कि सब कुछ दिल्ली जैसा होना चाहिए, शिक्षा मॉडल दिल्ली जैसा होना चाहिए और मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। पाठशाला में अब नोएडा के ट्विन टावर गिराए जाने से मिले सबक का चैप्टर। नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट के वीडियो तो आप सभी कल से देख रहे हैं, लेकिन इससे मिले सबक को भी देखना और समझना चाहिए। क्योंकि इस देश में यह पुरानी धारणा रही है कि एक बार अवैध निर्माण बन गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहां यह पुरानी सोच रही है कि यहां कुछ भी कर लो सब चलता है। नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण हो जाते हैं, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए जाते हैं और उन टावर में फ्लैट भी बिक जाते हैं। फिर इन्हें हटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ट्विन टावर को लेकर भी यही सब हुआ था। लेकिन अब जब ये दोनों टावर गिरा दिए गए तो क्या हमारा सिस्टम इससे कोई सबक लेगा? क्या बिल्डर और नौकरशाही के नेक्सस को हम गिरा पाएंगे? क्या अब अवैध निर्माण करने वाले डरेंगे? क्या बिल्डर्स का लोगों को धोखा देना बंद होगा? क्या बिल्डर्स को न्यायपालिका का डर होगा? या फिर ट्विन टावर गिराए जाने के बाद भी यह सब चलता रहेगा? क्योंकि अगर यह सब ना होता तो ट्विन टावर ना बनते और ना ही इन्हें गिराने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता। अथॉरिटी में बैठे अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर नक्शे पास किए, बिल्डर को बार बार एनओसी दी, सोसाइटी के ग्रीन एरिया में ही टावर खड़े कर दिए गए। टावर्स के बीच 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, 9 मीटर की दूरी रखी गई। 2004 में बिल्डर को जमीन का आवंटन हुआ। सोसाइटी को मंजूरी मिलने पर 9 फ्लोर के 14 टावर का जो प्लान था बार बार रिवाइज हुआ। जमीन आवंटन के 2 साल बाद 2006 को प्लान रिवाइज किया गया और अथॉरिटी ने बिल्डर को 9 की जगह 11 फ्लोर बनाने की अनुमति दी। फ्लोर बढ़ाने के साथ साथ टावर बढ़ाने की अनुमति भी दी गई। पहले टावर की संख्या 15 हुई, फिर इनकी संख्या 16 हो गई। 2009 में नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को 17 टावर बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ FAR बढ़ा दिया, यानी टावर में ज्यादा फ्लोर और फ्लैट्स बन सकते थे। बिल्डर ने 2 बार बिल्डिंग में 32 से 40 मंजिला तक बढ़ाने के लिए बायर्स के पास रिवाइज्ड प्लान भेजा। तीसरी बार रिवाइज्ड प्लान मिलने पर बायर्स का सब्र टूट गया। बायर्स ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा देने की मांग की। इस पर अथॉरिटी ने कहा कि वो बिल्डर से पूछ के नक्शा दिखाएगी। जब कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो 2012 में बायर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर जांच की गई और बायर्स की बात को सही पाया गया। अथॉरिटी ने खाना पूर्ति करते हुए बिल्डर को नोटिस भेज दिया, लेकिन बायर्स को नक्शा नहीं दिया। इसी बीच बिल्डर ने काम तेज कर दिया। दोनों टावर का निर्माण तेजी से हो रहा था। सिर्फ 1.5 साल में 13 फ्लोर से 32 फ्लोर के टावर का निर्माण कर लिया गया। 2014 में हाईकोर्ट ने बिल्डर को झटका देते हुए इन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद टावर निर्माण का काम रुक गया। सुपरटेक ने फैसले के खिलाफ अपील की
और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इन टावर्स को गिराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि फ्लैट बुकिंग के समय से घर खरीदारों की पूरी रकम 12% ब्याज के साथ वापस की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस निर्माण के कारण हुए उत्पीड़न के लिए 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। जिस सोसाइटी में शुरुआती नक्शों के हिसाब से जो नक्शा कह रहा था कि वहां पर होना कितना चाहिए था, नक्शे के मुताबिक 15 टावर होने चाहिए थे और 650 फ्लैट्स होने चाहिए थे। ये होने चाहिए थे, लेकिन कैसे सिस्टम काम करता है आप सोचिए। 2 नए टावर से 2 नए टावर और उससे कितने फ्लैट्स जुड़े, 915 फ्लैट्स उसमें जुड़ गए और प्लस 21 दुकान उसके अंदर जुड़ गई। कल जो आप 2 टावर गिरते देखे उसका मतलब था कि 915 फ्लैट गिरे और 21 दुकानें गिर गई। ट्विन टावर का भ्रष्टाचार किसकी किसकी सरकार से होकर गुजरा था यह भी आपको बताता हूं, क्योंकि कहते ना कि अधिकारियों ने कर दिया। सब बॉस इतना आसान नहीं होता अधिकारी के लिए करना। जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल ना हो, अब वो ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकारी अपनी मर्जी से इतना बड़ा टावर खींच दे और किसी को दिखे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जब जमीन आवंटन 2004 में, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी सरकार और मुलायम सिंह यादव की सरकार। फिर हुआ प्लान रिवाइज हुआ। यह किसकी सरकार में हुआ? यह हुआ 2006 में, पहली बार जब रिवाइज हुआ। और इस वक्त फिर से सपा की सरकार थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे। 2009 में फिर से प्लान रिवाइज हुआ और उस वक्त किसकी सरकार थी? यह हुआ 2009 में। उस वक्त सरकार थी बीएसपी की और मायावती मुख्यमंत्री थी। फिर 2012 में प्लान रिवाइज हुआ, फिर रिवाइज हुआ। इस वक्त 2012 में फिर बीएसपी की सरकार थी। तब तक सपा की सरकार नहीं आई थी, ठीक है, मायावती की सरकार थी। टावर का निर्माण, जो आप 2 टावर देखते हैं, उसका निर्माण जो हुआ, जो तेजी से हुआ, वो तेज कब हुआ और कोर्ट में केस जाने के बावजूद हुआ? यह हुआ 2012 से 14 के बीच में। तब एसपी यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो हर सरकार किसकी थी, किस साल में क्या हुआ, वो आपके सामने है। ट्विन टावर ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन उन अधिकारियों का क्या हुआ जिनकी मिलीभगत के कारण 103 मीटर ऊंचा टावर खड़ा हुआ? योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया, अब आपको यह बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार तत्कालीन नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल को निलंबित कर दिया। योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए सितंबर 2021 में एसआईटी का गठन किया। 2004 से 2017 के बीच नोएडा अथॉरिटी में तैनात अफसरों को चिन्हित किया। एसआईटी ने नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारियों को दोषी पाया। 26 में 4 अधिकारी ही सेवारत हैं, 20 रिटायर्ड हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है। सेवारत 4 अधिकारियों में से 1 को निलंबित किया गया। बाकी के 3 अधिकारियों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई। रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की तरफ से 26 अधिकारियों की लिस्ट भी जारी की गई। यानी भ्रष्टाचार के आरोपियों की पहचान अब सार्वजनिक हो चुकी है। इनके खिलाफ कानून का शिकंजा भी कस रहा है। ट्विन टावर गिरने से मिले जरूरी सबक के बारे में भी आपको बताता हूं। पहला सबक यह है कि बिल्डर और नौकरशाही का गठजोड़ चाहे कितना मजबूत हो, अगर फ्लैट बायर्स एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ताकतवर बिल्डर्स को घुटनों पर लाया जा सकता है।
दूसरा सबक है कि घर खरीदने वालों का रिस्क फैक्टर कम किया जाए, क्योंकि 77% भारतीयों ने रियल एस्टेट में निवेश किया है। इसके लिए लाखों लोग लोन लेते हैं। फ्लैट बायर्स कुछ रकम बुकिंग के समय देते हैं और फ्लैट का कब्जा मिलने तक बिल्डर ईएमआई अंडरराइट करता है और बैंक बाकी की रकम देते हैं। इसका एक एग्रीमेंट किया जाता है। कई मामलों में बिल्डर डिफॉल्ट कर जाते हैं और एग्रीमेंट में सभी की जवाबदेही तय होने के बाद भी बैंक फ्लैट बायर्स के पीछे पड़ जाते हैं। फ्लैट बायर्स के अधिकारों को कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लाया गया था। इससे ग्राहकों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ट्विन टावर जैसे पुराने भ्रष्टाचार और अथॉरिटी के स्तर पर भ्रष्टाचार की चुनौतियों को रोक नहीं पाया गया। रेरा को और मजबूत करने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में ही हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 से 10 साल पहले फ्लैट बुक कराए, लेकिन घर का पोजीशन ही नहीं मिल पाया। ये फ्लैट खरीदार बैंक से लिए गए कर्ज पर ईएमआई भर रहे हैं। मई 2022 तक भारत के करीब 7 बड़े शहर, उसमें 4,80,000 के आसपास फ्लैट्स अटके हुए हैं और 6 लाख करोड़ की कीमत के ये फ्लैट्स हैं। पूरे एनसीआर की बात कीजिए तो 2.5 लाख के करीब फ्लैट अटके हैं और इसकी कीमत 1,80,000 करोड़ से ज्यादा है। मुंबई में 1,28,000 फ्लैट्स अटके हुए हैं और इसकी कीमत 1,82,000 करोड़ है। इतना ही नहीं, जिनको फ्लैट मिल गए हैं वो भी परेशान हैं। बिल्डर इन खरीदारों से लाखों रुपए सुविधाओं के नाम पर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कोई सुविधा नहीं देते। इसकी वजह फ्लैट बायर और बिल्डर के बीच बरसों मुकदमे चलते हैं। सवाल यह है कि लोगों को धोखा देने वाले या उन्हें भ्रम में रखने वाले बिल्डर्स और ऐसे बिल्डर्स के सरकारी सिस्टम से गठजोड़ को ध्वस्त करने वाला धमाकेदार फॉर्मूला कब बनेगा? अब ट्विन टावर को ध्वस्त करने वाले साइंस के फॉर्मूले की भी थोड़ा बात कर लो। किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए बेसिकली 3 तरह की तकनीक होती है। एक है डायमंड कटर तकनीक। इसमें क्रेन और भारी मशीनों की मदद से बिल्डिंग के हर पिलर, दीवार और बीम को काटकर अलग किया जाता है। इस तकनीक से किसी 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग को गिराने में 2 साल का वक्त लगता है। इस तकनीक से बिल्डिंग गिराने की लागत बढ़ जाती है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी ये तकनीक है और इसमें रोबोट्स की मदद से इमारत गिराई जाती है। इसमें मजदूरों की जगह रिमोट से चलने वाली मशीनों के जरिए बिल्डिंग को गिराया जाता है। ये मशीनें सीढ़ियां भी चढ़ सकती हैं और उन इलाकों में भी जा सकती हैं जहां जाना मुश्किल होता है। इस तकनीक से भी 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग गिराने में 2 साल का वक्त लग जाता है। तीसरी टेक्निक है वाटरफॉल इंप्लोजन। इस तकनीक में ऊंची बिल्डिंग को विस्फोटक की मदद से ऐसे गिराया जाता है जिससे बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ अपने ही परिसर में गिरती है। जैसे वाटरफॉल गिरता है ना, झरना, वैसे इस तकनीक में एक झटके से बिल्डिंग गिर जाती है जिससे समय बचता है। ट्विन टावर को जो आपने गिरते देखा वो वाटरफॉल इंप्लोजन से गिरी थी। इसलिए वाटरफॉल इंप्लोजन थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। जो आपसे कहता हूं कि पाठशाला में आइएगा तो छोटे छोटे बच्चों को भी काम की चीज सीखने को मिलती है। सुनिए वाटरफॉल इंप्लोजन क्या है। वाटरफॉल इंप्लोजन तकनीक के जरिए ही नोएडा का ट्विन टावर गिरा है और इसमें धमाका इस तरह से होता है कि बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जैसे कोई पानी का झरना गिरता है, और इसीलिए वाटरफॉल इंप्लोजन नाम रखा गया होगा। इस तकनीक से ट्विन टावर को गिराने से पहले कई जरूरी टास्क पूरे किए गए। जैसे पिछले 6 महीने में ट्विन टावर में अंदर की दीवारों को पहले तोड़ा गया। ये नहीं कि बम लगाए फोड़ दिए, पहले अंदर की जो दीवारें थी उन्हें तोड़ा गया। ट्विन टावर में लगे दरवाजों और खिड़कियों और पाइपों को तोड़कर पहले अलग किया गया। बेसमेंट से 2nd फ्लोर तक की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था। ऊपर के फ्लोर की सीढ़ियों को जॉइंट से कमजोर किया गया था। इतना कब सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है टावर को गिराया गया। ये सारे काम करने के बाद बिल्डिंग में वाटरफॉल इंप्लोजन के लिए विस्फोटक लगाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले ट्विन टावर्स के पिलर्स और कॉलम में ड्रिल करके 9,652 छेद किए गए। इन छेदों में 3700 किलो टीएनटी और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भरा गया। सभी एक्सप्लोजिव को डिले डिटोनेटर से कनेक्ट किया गया। डिले डिटोनेटर से सारे एक्सप्लोजिव एक साथ नहीं फटते, बल्कि एक के बाद एक करके फटते हैं। इन एक्सप्लोजिव के साथ ट्विन टावर में शॉक ट्यूब लगाई गई। ब्लास्ट के बाद शॉक ट्यूब से शॉक वेव्स जनरेट हुई, जिससे बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। वाटरफॉल इंप्लोजन में ब्लास्ट नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, यानी पहला ब्लास्ट नीचे के फ्लोर पर होगा और उसके बाद ऊपर के फ्लोर पर। ब्लास्ट से पिलर्स और कॉलम टूटते हैं और शॉक वेव से इसमें लगा कंक्रीट बिखर जाता है। इससे बिल्डिंग भरभरा कर ऊपर से नीचे गिर जाती है। ट्विन टावर्स में हुए ब्लास्ट को आप ध्यान से देखें तो यहां भी पहला ब्लास्ट नीचे के फ्लोर पर होता है।
और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ऊपर के फ्लोर्स पर लगे विस्फोटकों में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगता है। पूरी बिल्डिंग वाटरफॉल की तरह गिरती है। इसमें देखिए, पहला ब्लास्ट नीचे हुआ और उसके बाद धड़ 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 ऊपर हो गया और बिल्डिंग धप से नीचे गिर गई। यह होता है वाटरफॉल इंप्लोजन। सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाने के बाद जो मलबा निकला उसे कैसे हटाया जाएगा, अब यह भी बता देता हूं। ट्विन टावर्स में धमाके के बाद की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जैसे ही ट्विन टावर नीचे गिरा, धुएं के गुबार, धूल और धुएं का गुबार था। आसपास के कई अपार्टमेंट होने से धूल को सेटल होने में काफी वक्त लगा। ट्विन टावर ब्लास्ट से लगभग 80,000 टन मलबा निकला है। मलबे को वहां से हटाने के लिए प्लान तैयार है। अब यह हटेगा कैसे? 50,000 टन मलबा ट्विन टावर के बेसमेंट यानी नींव में भरा जाएगा। बाकी का मलबा अगले 3 महीने में धीरे धीरे साफ किया जाएगा। मलबा हटाने के लिए 1200 से 1300 ट्रक की जरूरत पड़ेगी। ट्विन टावर के मलबे को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। ट्विन टावर गिराने की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए आई है, जिसमें से 5 करोड़ सुपरटेक ने दिए। 15 करोड़ रुपए की रकम मलबा बेचकर जुटाई जाएगी। नोएडा में गिरे ट्विन टावर रियल एस्टेट में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सबक की तरह है। लेकिन एक और तरह का भी स्कैम है जो आम लोगों की जेब काट रहा है। इससे सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। आज हैदराबाद से जो खबर आई वो आपको जाननी बहुत जरूरी है। आपको टेबल पर जो हरे हरे नोटों की गड्डी दिख रही है, ये नोट किसी के खून पसीने की कमाई है, किसी की मेहनत से जोड़ी पाई है और इस रकम को ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों से ठगा गया। हैदराबाद पुलिस ने जब ठगों को पकड़ा तो उनके पास से करीब 10 करोड़ कैश बरामद हुआ। ऑनलाइन ठगी में 10 करोड़ कैश। ऐसा दावा किया जा रहा है कि साइबर अपराध के मामले में यह सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। हजारों लोगों के साथ कैसे ठगी की गई ये जानिए, तभी इस माया जाल में फंसने से बचिएगा। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को ठगने वाले इस गैंग के 4 लोगों को पकड़ा है। ठगों का यह गैंग लोगों को मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करने के लिए कहता था। इस फेक ऐप पर 3000 लोग रजिस्टर्ड थे। इस गैंग का मुख्य आरोपी अभिषेक जैन यूपी के चंदौली से है। अभिषेक ही इस ऐप को ऑपरेट करता था। अभिषेक अलग अलग माध्यम से मार्केट बॉक्स ऐप का प्रचार करता था। यह ऐप सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ऐप से जुड़ने के बाद लोग इस पर आईडी बनाते थे और ट्रेडिंग के लिए पैसा निवेश करते थे। जो निवेश पीड़ितों से मिलता था उसे अलग अलग अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया जाता था। इसके लिए उदयपुर का रहने वाला आरोपी पवन कुमार 10% कमीशन पर बैंक खाते की डिटेल देता था। एक और आरोपी अक्षय बैंक खातों में जमा रुपयों को कैश कराने के लिए वाराणसी के आसपास के इलाकों में एक्टिव रहता था। आम लोग कैसे ठगे जाते हैं इसका तरीका समझिए। इस ठगी के खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़ित ने बताया कि उससे 27,90,000 रुपए ठग लिए गए। सारा खेल तब शुरू हुआ जब पीड़ित ने मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग ऐप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में पीड़ित ने करीब 10,000 रुपए निवेश किए और सारे पैसे गवा दिए। इसके बाद उसने 10 लाख रुपए लगाए और 14,90,000 रुपए मिल गए। ऐसा करते करते पीड़ित ने 62 लाख रुपए लगा दिए और उसे सिर्फ 34 लाख रुपए ही मिले। ऑनलाइन ट्रेडिंग में उसने करीब 27,90,000 रुपए गवा दिए। इतना पैसा गंवाने के बाद उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दी। तब जाकर चीजें सामने आई। पिछले कुछ समय से हैदराबाद ऑनलाइन ठगी का सबसे बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। साइबर फ्रॉड के 10% मामले अकेले हैदराबाद में दर्ज होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड से पैसा गंवाने में भारत सबसे आगे है। भारत में अगर आप देखिएगा ऑनलाइन फ्रॉड, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको समझ में नहीं आता कि भाई उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए आपको यह बता रहा हूं, इसको जानिए। 2021 में 69% लोग भारत में उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। इसमें से 31% लोगों ने पैसा गंवाया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब भारत में ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, उसमें जो पैसा लोगों का चला जा रहा है, उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 है। तो ये जो ठगी पकड़ी गई है, ये शेयर मार्केट में पैसा लगवाने के नाम पर हो रही थी। तो थोड़ा सावधान रहिए, सोच समझकर निवेश कीजिए, पैसा लगाइए। कहां अकाउंट डिटेल दे रहे हैं, कहां पैसा लगा रहे हैं, सोच समझ के कीजिए और हर ऐप डाउनलोड मत कर लीजिए।
और सबको सब एक्सेस मत दे दीजिए। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही है और कार के पीछे से चिंगारी निकल रही है। तस्वीरों को देखकर तो यही सोच रहे होंगे कि शायद कार में आग लग गई है और कार चालक को इसकी भनक नहीं लगी। चल रही। लेकिन ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बड़ी भूल है। न कार में आग लगी है और न ही ये कोई हादसा है, बल्कि ये कार चालक की सनक है। जानबूझकर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, किसी के ऊपर कातिलाना अटैक है। दिल दहला देने वाली ये वारदात दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां एक कार बाइक को टक्कर मारने के बाद उसे 1.5 किलोमीटर तक घसीटती ले गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा दंग रह गया। एक्सप्रेसवे पर एक सनकी कार चालक ने की लापरवाही से बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाइक को 1.5 किलोमीटर घसीटने के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस कार को कब्जे में लेकर आरोपी कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। एक बार नहीं बार बार देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं बल्कि गांठ बांध लीजिए कि सड़क पर कभी भी स्पीड को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। ये तस्वीर छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे की है, जहां से तेज रफ्तार कार पलटने का ये वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे कार सड़क पर भरे बारिश के पानी से गुजरने के दौरान अनियंत्रित हो जाती है और इसके बाद सड़क से उतरकर पलटी खाते हुए किनारे की झाड़ियों में जा पहुंचती है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि कार सवार को ज्यादा चोट नहीं आई है। इस वीडियो को छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए बारिश में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस हादसे में एक गाय बाल बाल बची। सड़क से उतरकर जहां जाकर कार पलटी, वहां एक गाय भी खड़ी थी। कार को अपनी करीब आते देख गाय पीछे हट गई, वरना वो भी हादसे की चपेट में आ जाती। बता दें कि यह हादसा छिंदवाड़ा के रहने वाले विकास जैन के साथ रविवार को हुआ, जब वे कार से नागपुर से लौट रहे थे। इस नकाबपोश शख्स के हाथ में बंदूक है। उसके सामने 5 लोग डरे सहमे खड़े हैं। तभी इस बदमाश का एक और साथी हाथ में बंदूक लेकर आता है और वो भी वहां बैठे लोगों को डरा धमकाता है। ये बदमाश दरअसल लूट के इरादे से आए हैं। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं, जहां दिन दहाड़े मरमपुरम फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनी पिस्टल की नोक पर तिजोरी में रखा 15 किलो सोना और करीब 11 लाख रुपए कैश को लूट लिया। 2 बाइक पर 5 लुटेरे गोल्ड देने वाली कंपनी को लूटने के लिए आए थे। एक लुटेरा बैंक में घुसते ही सीधे उस काउंटर पर पहुंच गया, जहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बैठे थे। उसने सभी कर्मचारियों को एक साथ खड़ा किया। इसके बाद टोपी पहने दूसरा शख्स हाथ में पिस्टल लेकर आता है और कर्मचारियों को वहीं जमीन पर बैठा देता है। इसके बाद लॉकर की चाबी मांगने के लिए कर्मचारियों को पहले धमकाता है और फिर कई थप्पड़ मारता है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो कुछ बदमाश बैंक के बाहर खड़े थे और जैसे ही बदमाश फाइनेंस कंपनी को लूट कर निकले, 2 बाइक पर सवार होकर भाग गए। दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइल की आवाज से आसमान गूंज रहा है। देखकर तो सोच रहे होंगे कि यहाँ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और एक के बाद एक कई मिसाइलें हवा में दागी गई हैं। लेकिन ये तस्वीर रूस यूक्रेन महाजंग की नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की कामयाबी की है। रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते ताकत की तस्वीर है। डीआरडीओ ने ओडिशा में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिनाका MKI एक अपग्रेडेटेड रॉकेट सिस्टम है। इस वर्जन को खुद डीआरडीओ ने विकसित किया है, जिसे ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया। पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता करीब 45 किलोमीटर है, जबकि पिनाका 2 रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। पिनाका के नए मिसाइल सिस्टम से देश की रक्षा शक्ति और मजबूत होगी। एक शख्स पानी के बीच चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जब ये पास आता है तो पता चलता है कि ये शख्स अकेला नहीं, बल्कि इसके कंधों पर एक पुरुष भी है, जिसको ये रेस्क्यू करके ला रहा है। एक शख्स पानी के बीच बढ़ रहा है और पानी के किनारे में कोई फंसा हुआ है, जिसे ये बचाने के लिए जा रहा है। दरअसल एक मासूम बच्चा पानी के बीच फंस गया था, जिसे ये शख्स बचा कर लाता है। पाकिस्तान में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। पाकिस्तान में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है और वहाँ के नागरिक अब त्राहिमाम कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लोग उसे दूर जाने की बजाय उसके पास भागते हुए जा रहे हैं। दरअसल ये लोग इस उम्मीद में हैं कि हेलीकॉप्टर से उनके लिए राहत का सामान आया होगा।
महंगाई और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब बाढ़ से इस कदर परेशान है कि वहां के नागरिकों तक बाढ़ के समय राहत पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लड़ाकू विमान से मिसाइल फायरिंग, फाइटर जेट से बम ड्रॉपिंग, ड्रोन से टारगेट पर अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन पर बमबारी एक बार फिर से तेज कर दी है। रविवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के ओरेखो में जबरदस्त बमबारी की। रूस के लड़ाकू विमानों ने मिसाइल अटैक किया। रूसी सेना ने आसमान के साथ साथ जमीन से अटैक तेज कर दिए हैं। रूसी सेना आर्टिलरी से हमला कर रही है। युद्ध शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन शहरों की बर्बादी अभी थमी नहीं है। बारूदी प्रहार से गांव कस्बे भी खाक हो चुके हैं। सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार हमले की प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। रूस आसमान से यूक्रेन की हर हिस्से पर नजर रख रहा है। बैटलफील्ड में बेस्ट पायलट्स को उतारा गया है। मिसाइल अटैक ने यूक्रेनी लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। कब किस वक्त कहां हमला हो जाए कोई नहीं बता सकता।